हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सबकी तैयारी बेहतर जा रही है, ठीक जा रही है। अच्छा, आ- आज का हमारा लेक्चर एक फाइनल लेक्चर होगा टुवर्ड्स हमारे कोर्स की तरफ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग फाइनली अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे, अपने लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे, अपने कोर्स को ख़त्म करेंगे अगली रिकॉर्डिंग के अंदर, वो जो आज वाली रिकॉर्डिंग रही है। इसके अंदर हम लोग अपनी फाइनल चीज़ें देख रहे होंगे, हम लोग देख रहे होंगे कि हमारा फाइनल क्या गोल होता है। एक ऑडिटर आखिर में जाके सारे प्रोसीजर, सारे ऑडिटर्स हर एक काम कर लेते हैं, तो फिर आखिर में वो क्या करता है। हमें पता है कि वो ऑडिटर्स रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर के अंदर, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, या तो ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन होगा, और या तो फिर क्वेश्चन होगा तो ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको दी हुई होगी और उसको आपने क्रिटिसाइज़ करना होगा कि क्या-क्या गलत लिखा गया है, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं आगे मूव करूँ, इससे पहले हम लोगों ने फाइनल रिपोर्टिंग की चीज़ें पढ़ी थी, कंप्लीशन की एंड रिव्यू की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, फाइनल रिव्यू कैसे परफॉर्म किया जाता है, व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है? कंप्लायंस को कैसे चेक कर रहे होते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं। पिछले लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, इन डिटेल मिल जाएगा, ठीक है? आज के इस लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ओपिनियन, और फिर हम लोग सेकेंडली मूव करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोनों की टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे और फिर एक-एक क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन्स नहीं होते। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है बिफोर ओपिनियन के, ओपिनियन किस बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है? अगर वो समझ आ जाता है तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन को कैसे आपने लिखना होगा पेपर में, ठीक है? मटीरियल बंदा फिर अपने दिमाग में बना के लिख सकता है, या सिनेरियो से ही 100% लिखा जाता है। और ऑडिटर्स रिपोर्ट अगेन, अगर आपको रट जाए ये चीज़ कि ऑडिटर रिपोर्ट की पूरी किस तरह से लिखी जाती है ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का तरीका है, तो अगेन ऑडिटर्स रिपोर्ट भी फिर आपके लिए उसको क्रिटिसाइज़ करना ईज़ी हो जाता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय क्रिटिसाइजिंग? क्रिटिसाइजिंग का मतलब ये है कि जब मैं कहता हूँ ना क्रिटिसाइज़ ऑप्शन आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। क्रिटिसाइज़, एस-आई, क्रिटिसाइज़। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार क्रिटिसाइज़ का क्वेश्चन आएगा तो वो ऑडिटर्स रिपोर्ट के सामने आएगा कि एग्ज़ामिनर बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज़ या क्रिटिसाइज़ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑलरेडी गिवन, कि भाई बताओ कि ऑडिटर रिपोर्ट जो हम लोगों ने बनाई हुई है, ड्राफ्ट ऑडिटर रिपोर्ट, उसमें गलतियाँ क्या-क्या हैं और उसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग? ये चीज़ें बताओ। सेम गोज़ फॉर ओपिनियन, के हमसे वो पूछेगा, ओपिनियन बनाया नहीं होगा उसने, या उसने हो सकता है बनाया हुआ भी हो, लेकिन वो ओपिनियन के लिए मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाता, बिकॉज़ वहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो आगे समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईज़ी होता है। आते हैं हम लोग अपने उसकी तरफ, ओपिनियन वाले हमारा जो कोर्स का स्टार्ट है, एंड है, उसकी तरफ आते हैं। ओपिनियन 100% बुक, व्हाई? बिकॉज़ एक डायग्राम है। उस डायग्राम को मैं अपनी तरफ से बना के आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि ओपिनियन के लिए जो आपके पास चीज़ यूज़ होती है, वो है पेज नंबर 423। अगर आपको याद ना भी हो, तो आप इधर आ सकते हो, ठीक है? पहले हम लोग आएँगे ओपिनियन की तरफ, इस पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक हो गया? और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट की तरफ, और ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसे चेंज होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, ओपिनियन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओपिनियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो, व्हाट इज़ मेंट बाय ओपिनियन? देखो, एक ऑडिटर ने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक ऑडिटर ने जज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको टेस्ट किया, उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट की, उसकी इन्फॉर्मेशन को टेस्ट किया, हर एक चीज़ जब टेस्ट कर ली, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वही ईवीसीआर एंड कोका, हर एक चीज़ जब टेस्ट कर ली, तो फिर उसने रिव्यू भी किया, कंप्लीशन के प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए, एनालिटिकल भी परफॉर्म कर लिया। अब वो आता है अपनी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर, और ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर उसने क्या देना होता है? ओपिनियन, कि भाई अब आप बताओ कि क्या जो आप रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या जो आपने टेस्टिंग की है, उसके लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं देती? आप ये चीज़ बताओ। ये होता है आपका ओपिनियन, कि भाई ऑडिटर अब बताएगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भाई क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, अकॉर्डिंग टू आईएएस स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड हैं, इसमें कोई कंप्लायंस का इश्यू तो नहीं है, किसी चीज़ का इश्यू तो नहीं है। उस बेसिस के ऊपर ऑडिटर के पास 2 किस्म के ओपिनियन होते हैं, और वो 2 किस्म के ओपिनियंस भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो, ओपिनियन, हम लोग हेडिंग दे देते हैं इसकी। ओपिनियन के अंदर हमारे पास, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, अ, शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे यूँ। ऑडिटर के पास यहाँ पे होते हैं 2 किस्म के मेजर ओपिनियन, ठीक है? ये लो जी, दूसरा भी आ गया। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, और दूसरा होता है
एडवर्स ओपिनियन। अब इससे पहले कि मैं आगे मूव करूँ, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो भाई, तीसरा ओपिनियन भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 किस्म के ओपिनियन है दुनिया में। अगर 2 किस्म के ओपिनियन होते फिर तो हर एक रिपोर्ट ही गलत होती ना। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है। याद रखो व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिफाइड, कि भाई कोई एक चीज़ छोड़ के बाकी सब कुछ गलत है। एडवर्स का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ गलत है। अब अगर सिर्फ़ ये 2 किस्म के ओपिनियन ही आपकी ज़िंदगी में आप एक ऑडिटर को मिले तो वो क्या करेगा? वो सबसे आसान कौन-सा ओपिनियन दे सकता है? क्वालिफाइड। वो भी उसका मतलब क्या होगा कि यार कोई एक चीज़ छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है, यानी कोई एक चीज़ खराब है। वो ऐसा ओपिनियन होगा। लेकिन तीसरा ओपिनियन क्या होता है? नॉर्मल ओपिनियन, जो एक ऑडिटर हमेशा दे रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ओपिनियन। तो इसको हम लोग कह देते हैं ओपिनियन को भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है? ओपिनियन, इसको डिलीट करो। ओपिनियन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं फर्दर इसको पुट करूँ, तो मैं इसमें लाइन्स भी अगर लगा दूँ, मैं कह सकता हूँ एक ये ओपिनियन आपके पास, एक आपके पास ये वाला ओपिनियन आ जाता है और तीसरा आपके पास आ जाता है ये वाला ओपिनियन। 3 किस्म के ओपिनियन एक ऑडिटर दे सकता है। एक होता है नॉर्मल ओपिनियन। इसके बारे में अगर हम समझें तो ये क्या चीज़ है? नॉर्मल ओपिनियन का मतलब ये होता है कि आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया। यू आर गिविंग एन ओपिनियन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है भाई, उसमें किसी किस्म का इश्यू नहीं है। अगर आप नॉर्मल ओपिनियन दे रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका क्या मतलब होगा? दैट फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है? अगर आप नॉर्मल ओपिनियन दे रहे हो तो उसका मतलब यही होगा। सही हो गया। अब मैं आता हूँ इन 2 के ओपिनियन के ऊपर। लेकिन इस 2 के आने से पहले मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पहले दे दूँ, कि भाई आपने किस तरह लेके चलना है एक पेपर को। याद रखना हमेशा, अगर ओपिनियन का क्वेश्चन आएगा तो वो नॉर्मल ओपिनियन के बारे में कभी सवाल नहीं पूछने लगा। नॉर्मल ओपिनियन का मतलब क्या है? एक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया और ओपिनियन दे दिया, दैट इज़ योर नॉर्मल ओपिनियन। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला कभी भी। तो आप इसको अपने कोर्स से निकाल दो। आपका एक ओपिनियन देने का मतलब ही ये होता है कि दिस ओपिनियन इज़ नॉर्मल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी है। आपकी रीज़नेबल एश्योरेंस के मुताबिक ट्रू एंड फेयर भी वो दे रही हैं। तो पेपर में वो ये नहीं पूछने लगा, रियल लाइफ में भी आपने अगर जज करना है तो इसको नहीं जज करना कि क्या ओपिनियन नॉर्मल होगा, क्या नहीं होगा। आपने जज करना है तो सिर्फ़ 2 चीज़ों को जज करना है, या क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या एडवर्स देना है भाई। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इश्यू होगा और अगर आपका ओपिनियन चेंज होगा तो उसको नाम दिया जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन। एक टेक्निकल बात आ गई, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप का हो सकता है? अगेन या वो क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है या वो एडवर्स हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप का हो सकता है? सिर्फ एक टाइप का, नॉर्मल ओपिनियन देना, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने अपना ओपिनियन मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या लफ्ज कैसे मैं आपको समझाऊं? आप गाड़ियां खरीदते हो, कोई अगर आप में से अमीर है, अगर वो गाड़ी खरीदता है तो उसको मॉडिफाई कराता है, अच्छे बम्पर्स जाके लगाता है, बॉडी किट लगाता है, उसका क्या मतलब है? मॉडिफाई करा दिया। चीज को नॉर्मल से उठा के आपने साइड पे कर दिया। आपने ओरिजिनल चीज को चेंज कर दिया इनटू योर ओन रिक्वायरमेंट, यूजिंग योर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है? अगर इसको बोला जाता है मॉडिफाई। इसी तरह ऑडिटर्स रिपोर्ट नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल ओपिनियन देना। वो कहलाती है एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक जेन्युइन चीज़, एक नॉर्मल ओरिजिनल चीज़। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दो इंटू एनी अदर टाइप ऑफ ओपिनियन, उसको बोला जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है? तो मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप के? 2 टाइप के, क्वालिफाइड या एडवर्स। और अनमॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप का? सिर्फ एक टाइप का, जो आप नॉर्मल हर एक ऑडिटर दे रहा होता है। अब अगर मैं इसको निकाल दूं, क्योंकि ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं कि नॉर्मल ओपिनियन है। क्वेश्चन भी कभी भी पेपर में नॉर्मल ओपिनियन से रिलेटेड नहीं आने लगा। तो इसको आप कर दो डिलीट और इसको भी कर दो डिलीट। अब आते हो 2 टाइप्स के इन ओपिनियन के ऊपर कि भाई या तो एडवर्स ओपिनियन होगा या तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। लेकिन अब मैं इससे आगे लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इनको हटा दूँ, तो ओपिनियन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। क्वालिफाइड कब देना है, एडवर्स कब देना है अपने ओपिनियन, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कैसे सिचुएशन के ऊपर? सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो कि ऑल्टर को लेने पड़ सकते हैं। किस बेसिस पे वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, उसकी 2 टाइप्स है। पहली टाइप होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
कंटेन मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स है, एक ये टाइप होती है, ओपिनियन देने के रीज़न, ओपिनियन को मॉडिफाई करने की 2 रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न मॉडिफाई, ओपिनियन मॉडिफाई होना था, समझ आ गया। किस टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, या क्वालिफाइड ओपिनियन है या एडवर्स ओपिनियन है, यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन मॉडिफाई होने की वजह, वजह 2 हो सकती हैं। पहली क्या वजह है कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल कंटेन मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है? उसके अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, और दूसरा क्या हो सकता है कि ऑडिटर्स वर uh, auditors were unable to obtain evidence। ये भी तो एक रीज़न हो सकती है कि यार आप ऑडिट करने के लिए गए, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहा था, तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि यार हुआ कुछ इस तरह से था एक ज़माने के अंदर कि एक कंपनी, मेरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, एक कंपनी जो कि एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी, उसको बनाते हुए फ्रॉड किया गया। जब फ्रॉड हो गया और ऑडिटर्स को भेजा गया कि जाके आप ऑडिट करें, तो उन्होंने जाके ऑडिट करना शुरू किया, तो जिस बिल्डिंग में एविडेंस मौजूद था, उस बिल्डिंग को जला दिया गया। तो एविडेंस ना मिला ना ऑडिटर्स को, तो उन ऑडिटर ने क्या कहा? उन ऑडिटर ने बोला, "भाई हमें तो एविडेंस ही नहीं मिल सका, हम लोग कैसे ऑडिट करें इस चीज़ का?" तो ये दूसरी रीज़न होती है। द ऑडिटर वाज़ अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। अगर पूरा लिखूँ तो अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको किसी चीज़ के लिए एविडेंस ही नहीं मिला, तो आप कैसे उस चीज़ को ऑडिट कर सकते थे? ये भी तो एक रीज़न हो सकती है। मतलब ओपिनियन मॉडिफाई होने की, देखो, अगर आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, फिर बाकी सब कुछ ठीक है, तो ये सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर तो आपने सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है, तो पहले आप समझोगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मॉडिफिकेशन? किस वजह से आप अपने ओपिनियन को चेंज करने लगे हो? या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का क्या मतलब? गलतियाँ, फिगर्स की वैल्यूएशन ठीक नहीं हो सकती, इवैल्यूएशन ठीक नहीं हो सकती, फिगर्स कंप्लीट नहीं हो सकती। वही ईवीसीआर कोका, वो असर्शंस थी ना मैनेजमेंट की। अगर वो असर्शंस थी मैनेजमेंट की और ऑडिटर ने उसको टेस्ट किया, तो ऑडिटर को वहीं से पता चलेगा कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। अब मटीरियल का क्या मतलब है? ये मैं पहले समझा चुका हूँ। मटीरियल वो चीज़ होती है जो कि रेवेन्यू का 1 0.5% से ऊपर है। एसेट्स के 5% से, एसेट्स के 1% से ऊपर है, प्रॉफिट के 5% से ऊपर है। वो क्या होती है? मटीरियल होती है। ऐसी मिसस्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटीरियल भी है, और यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिसस्टेटमेंट भी बन रही है। मतलब पहली रीज़न क्या हो सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या वो मटीरियल है, क्या नहीं, वो आगे पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? ऑडिटर वाज़ अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि उसको चीज़ नहीं मिली, उसको एविडेंस नहीं मिल सका। मैंने मैनेजमेंट के पास जाके ऑडिटर कहता था मुझे इसके लिए इनवॉइस रखो, मैनेजमेंट कहती थी हमारे पास इनवॉइस ही नहीं है, एविडेंस नहीं मिल सका। तो उस केस में भी आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाता है। अब फर्दर आपके पास आगे 2 चीज़ें होती हैं कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपकी, अगर आ जाए हम लोग पहली चीज़ के ऊपर कि भाई आपको क्या नहीं मिल सका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो उसके लिए आगे फर्दर फिर 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस कौन-कौन से हो सकते हैं? कि भाई देखो, पहले तो मैंने आपको बताया मटीरियल होना किसी चीज़ का। अब मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ मटीरियल बट नॉट परवेसिव, और दूसरी सिचुएशन में मैं कहता हूँ मटीरियल एंड परवेसिव। इस बात का क्या मतलब है? अब जिस बंदे ने ये पढ़ा है ना, F8 में ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई मटीरियल एंड परवेसिव का क्या मतलब, वहाँ भी तो आप ये चीज़ पढ़ा करते थे, उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। इसलिए कहते हैं छोटी-छोटी चीज़ भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए एसीसी के अंदर, बाद में आपको बड़ा तंग करती है, ठीक है? क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, हम लोग अपनी पहली रीज़न पे आए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहते हैं। अब उसके अंदर भी फर्दर 2 केसेज़ हैं। या तो पहली रीज़न ये हो सकती है कि वो मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको उठा के साइड पे कर दो ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है? या तो वो मिसस्टेटमेंट्स जो हैं मटीरियल हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन 1-2 आइटम सिर्फ खराब हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था और मैंने ये चीज़ जज की कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए मुझे पता चला कि पीपीई के अंदर गलतियाँ हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गलती है, लीज़ आईएफआरएस 16 की गलती है। बस यही 2 गलती है, बाकी सब कुछ ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर।
तो उस केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, अगर एक दो मिनिमल छोटी छोटी जगहों के ऊपर मटेरियल में स्टेटमेंट्स है, नॉट जस्ट मिस स्टेटमेंट्स, मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं, तो वो क्या है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो इंपॉर्टेंट तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो मिस स्टेटमेंट वो जरूरी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट से मिस स्टेट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कोई एक दो आइटम्स अफेक्ट हो रहे हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं हो रही उसकी वजह से। अब अगर मैं यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं मटीरियल एंड परवेसिव, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि देखो भाई, मटीरियल सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है, और वो किसी एक दो चीज को सिर्फ नहीं अफेक्ट करती, पूरी आधी से ज्यादा या मेजॉरिटी चीजों के ऊपर या बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट जा रहा है। मतलब मैं अगर लेट सपोज कहता हूं कि यार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लोजिंग वैल्यू जो है वो गलत है, वो गलत तरीके से रिकॉर्ड हुई हुई है, तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो भाई वो क्या हो जाएगी, परवेसिव नहीं है, सिर्फ मटीरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं अब बोलता हूं कि यार आईएफआरएस 16 की जो लीज है वो भी गलत है, आईएफआरएस 9 में जो लोन रिकॉर्ड है वो भी गलत है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी गलत है, तो फिर अब आप जरा सोचोगे इसका ट्रिपलिंग डाउन इफेक्ट कहां तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस गलत है, तो उसको क्या क्या चीज अफेक्ट करती है, ओपनिंग बैलेंस, डिप्रिसिएशन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में गई, फिर उसमें भी मसला हो सकता है, दो चीजें यहां से हो गई, फिर उसके बाद आपकी क्लोजिंग वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो डिस्क्लोज है, वो भी गलत है, दो चीजें आपकी अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक गलती की वजह से। फिर अगर मैं आईएफआरएस 16 में जाता हूं, उसका भी इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा होता है, उसकी भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, उसकी करंट नॉन करंट लायबिलिटी आ रही होती है, कितनी बड़ी जगह पे इफेक्ट चला गया, कितनी ज्यादा जगह पे चला गया, आईएफआरएस 9 में मैंने इंक्लूड कर दिया, उसका भी इंटरेस्ट कॉस्ट जानी होती है, उसका भी करंट पोर्शन लोन का नॉन करंट लायबिलिटीज में आना है, नॉन करंट पोर्शन उठ के करंट, करंट पोर्शन उठ के करंट पोर्शन में, करंट लायबिलिटीज में उठ के आना है। तो भाई इस तरह से क्या हुआ, मटेरियल तो थी वो सारी की सारी मिसस्टेटमेंट्स, वो सारी की सारी मिसस्टेटमेंट्स सिग्निफिकेंट तो थी, लेकिन इसके साथ साथ उनका इफेक्ट अब बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा जगह पे जाके वो इफेक्ट कर रहा है। अगर एक दो जगह पे इफेक्ट होता तो मैं कहता इट इज नॉट परवेसिव, मेरा ओपिनियन फिर कुछ और होगा। लेकिन अगर इफेक्ट सिग्निफिकेंट है और हर जगह पे जाके हो रहा है, काफी ज्यादा जगह, मेजर जगह पे जाके हो रहा है इफेक्ट, तो फिर क्या है, वो परवेसिव भी है। इन दोनों सिचुएशंस में हमारे ओपिनियन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कैसे, मैं कहता हूं कि देखो भाई, अगर तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तो उस केस में मेरा ओपिनियन होगा क्वालिफाइड। मैं ये उठा के ले आता हूं इधर, मैं कहता हूं क्वालिफाइड ओपिनियन होगा मेरा। कैसे, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट तो है, ठीक है, मान लिया कि सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट आ रही है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है, लेकिन वो किसी एक दो छोटी छोटी जगह पे इफेक्ट कर रही है, तो कंट्रोलेबल है। तो मेरी ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर जो मेरा ओपिनियन जाएगा वो क्या होगा, मैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। मैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा कि भाई देखो, वो मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं लेकिन वो परवेसिव नहीं है, वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रही, मेजर जगह पे उसका इफेक्ट नहीं जा रहा। अब मैं अगर दूसरी सिचुएशन पे आ जाऊं, मटेरियल एंड परवेसिव, कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी था, और इसके साथ साथ दूसरा जो मसला था वो ये था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा जगह के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आ रहा था। तो उस केस में मेरी जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो थी, साथ साथ क्या होगी मेरे लिए, वो परवेसिव भी होगी, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हर जगह पे जाकर वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, फिर मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा। ठीक है, मतलब कि मैंने पहला ओपिनियन के बारे में पढ़ा कि ओपिनियन मॉडिफाई होने के दो केसेस हैं। पहला केस ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और दूसरा केस मैंने पढ़ा कि हमें एविडेंस नहीं मिला। अगर पहले केस की डिटेल में गया तो मैंने बोला कि यार ओपिनियन मेरा दो वजह से आगे फर्दर मॉडिफाई होता है, दो तरीकों से होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, वो ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट नहीं करती, कोई मेजर ज्यादा जगहों के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं जा रहा, तो मैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। इस क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ही ये होगा कि यार यहाँ पे कई मिस स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वो एक दो जगह पे ही आ रही हैं, ज्यादा किसी जगह पे नहीं आती, वो ज्यादातर मेजर जगहों के ऊपर हिट नहीं कर रहा। मेजर जगह मतलब क्या है कि ज्यादा जगह नहीं खराब हो रही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पता लगे पांच छह आइटम्स मेरे नहीं खराब हो रहे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के मेरे पांच छह आइटम्स नहीं खराब हो रहे, बस एक दो जगह के ऊपर वो मिसस्टेटमेंट हिट कर रही है। जब मैंने दूसरी सिचुएशन पढ़ी तो उसमें ये था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो हैं, इसके साथ साथ वो परवेसिव भी हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि यार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जगह के ऊपर जाके हिट करता है। फाइनेंशियल पोज़ीशन के अंदर 3-4 जगह पे हिट जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3-4 जगह पे हिट जा रहा है। ओवरऑल बड़ा मेजर इम्पैक्ट जा रहा है। मटीरियल भी है, साथ-साथ बहुत मेजर जगह पे जाके हिट कर रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड जगहों पे जाके हिट कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो उस केस के अंदर मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूँगा, और एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होगा कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मेरी गलत है भाई, कुछ भी बीच में ठीक नहीं है। सब कुछ गलत है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लाया मत करना, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं रही। जब मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, मैंने बोला कि ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं, लेकिन एक दो जगह खराब है बस।
जब मैंने एक नॉर्मल ओपिनियन दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल सारी की सारी ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। सब कुछ ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। जब मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, तो मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू तो देती हैं, लेकिन 1-2 जगह गलत है। वो जगह मैं बता दूँगा, रिपोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूँगा कैसे आप बताओगे। और इस बात का क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, एक दो जगह खराब है। अब इस बात को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो उसका क्या मतलब है? इट इज़ मटीरियल बट नॉट परवेसिव। द मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियल बट नॉट परवेसिव। क्या मतलब कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं, बस 1-2 जगह खराब है। लेकिन जब मैं आया दूसरे केस के ऊपर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी थी, परवेसिव इम्पैक्ट भी था, तो मैंने क्या दिया? एडवर्स ओपिनियन। इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो ओवरऑल सारी की सारी खराब है। आपने उस पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना। क्या मतलब है इस बात का? कि भाई 1 सेकंड, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि भाई पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हैं। मटीरियल इम्पैक्ट भी है मिस स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मिस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो मटीरियल भी हैं, सिग्निफिकेंट है, और इसके साथ-साथ पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो इम्पैक्ट जा रहा है। इसलिए आपने इन पे रिलाई नहीं करना बिल्कुल भी, छोड़ दो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसका मतलब होता है एडवर्स इम्पैक्ट। यही लफ्ज़ अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ ऑडिट की लैंग्वेज में, तो उसका सिंपल मतलब है मटीरियल एंड परवेसिव होना, किसी भी मिस स्टेटमेंट को। ठीक है? यहाँ तक ओपिनियन की वन साइड आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम लोग अगली साइड के ऊपर। इसको मैं मिडल में ले आऊँ ज़रा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग अगली चीज़ के ऊपर। अगली चीज़ क्या थी? ओपिनियन की सेकंड रीज़न क्या हो सकती है मॉडिफाई होने की? मॉडिफाई होने की सेकंड रीज़न होती है ऑडिटर्स वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, मैंने एक लफ्ज़, ये आपको पहले से पूरा एक लेक्चर मैंने इस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप उसको काइंडली देख लेना, ठीक है? कि इसका मतलब क्या होता है कि आपका एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए और साथ-साथ एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। यानी क्वांटिटी वाइज़ एंड क्वालिटी वाइज़ वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है? अब अगर इसकी डिटेल में फर्दर आएँ, इसकी वजह से ओपिनियन कैसे चेंज होगा? कि देखो भाई, आपको एविडेंस नहीं मिला। आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करने के लिए गए, मैनेजमेंट ने बोला कि यार हम लोग आपको कैलकुलेशन के लिए एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, हमारे पास ये कैलकुलेशन नहीं मौजूद। बाहर से आ जाती है बस और हम लोग डाल देते हैं। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मौजूद। इसका क्या मतलब है कि यार आपको एविडेंस नहीं मिला, तो किस चीज़ के लिए नहीं मिला? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लोजिंग बैलेंस के लिए नहीं मिला, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए नहीं मिला। तो इस केस में आप क्या करोगे? अगेन वो क्या है? मटीरियल है, बट इट इज़ नॉट परवेसिव। अगेन इट इज़ मटीरियल बट नॉट परवेसिव। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मसले मसाइल आ रहे हैं, भाई जो आपको एविडेंस नहीं मिला, वो कहाँ, उसका इम्पैक्ट कितना सा है कि आपको 1-2 चीज़ों के बारे में एविडेंस नहीं मिला, बाकी हर एक चीज़ के बारे में मिल गया, ठीक है? तो आप रिलाई कर सकते हो। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगेन वही वाला कि भाई मटीरियल भी है, साथ-साथ परवेसिव भी है, कि आपको एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन आपको ज़्यादा सारी चीज़ों के बारे में नहीं मिला। सिर्फ़ 1-2 चीज़ नहीं, आपको अब मेजॉरिटी चीज़ों के बारे में एविडेंस नहीं मिल सका। तो उस केस के अंदर दोबारा से क्या मैं बोलूँगा? द इम्पैक्ट इज़ मटीरियल एंड परवेसिव। तो अब ये तो लफ्ज़ आपको समझ आ चुके हैं, मटीरियल एंड नॉट परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव का क्या मतलब है? कि भाई मटीरियल के मतलब ये है कि 1-2 चीज़ों के अंदर होना, और नॉट 1-2 मटीरियल का मतलब ये है सिग्निफिकेंट होना, और नॉट परवेसिव का मतलब ये है कि भाई 1-2 चीज़ों के अंदर मसले-मसाइल होना। मटीरियल एंड परवेसिव का मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट भी है, साथ-साथ ओवरऑल मेजर ज़्यादातर जगहों के ऊपर इम्पैक्ट है उस चीज़ का। तो भाई यहाँ पे भी उसी तरह से आपका ओपिनियन डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने मटीरियल बट नॉट परवेसिव के बारे में यहाँ पे पढ़ा था क्वालिफाइड ओपिनियन, तो वही चीज़ उठ के इधर भी आ जानी है आपकी, कि अगर आपको एविडेंस नहीं मिला और किसी 1-2 चीज़ों के बारे में नहीं मिला, बाकी हर एक चीज़ के बारे में आपको एविडेंस मिल गया, तो उस केस के अंदर आपका जो ओपिनियन होगा अगेन वो क्वालिफाइड होगा, ठीक है? लेकिन अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ कि मुझे एविडेंस नहीं मिला, और अब मैं एडवर्स ओपिनियन देने लगा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरे आपसे क्या है? देखो भाई, मैं कहता हूँ मैं ऑडिट करने के लिए गया, मुझे मेजॉरिटी चीज़ों के बारे में मैनेजमेंट ने एविडेंस नहीं दिया। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो चीज़ें खराब हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो चीज़ें गलत है? मैं बायस्ड तो नहीं हो सकता ना। आपको याद होगा, हम लोगों ने मेजर प्रिंसिपल एक पढ़ा था व्हिच इज़ नोन एज़ ऑब्जेक्टिविटी, जिसको बोलता था मेजर, उसका मतलब क्या था? एन ऑडिटर शुड ऑलवेज़ बी अनबायस्ड इन हिज़ प्रोफेशनल
प्रोफेशनल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है? उसमें उसने अनबायस्ड रहना है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में एविडेंस ही नहीं मिला, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक इनवॉइस दे दो, मैंने रेवेन्यू आपका देखना है, आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या ये इनवॉइस कस्टमर को गई या नहीं गई? और मैनेजमेंट कहती है वो इनवॉइस हमसे गुम गई है। अब इस पे मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि यार वो इनवॉइस ही गलत थी, इसलिए मैनेजमेंट नहीं दे रही? मैं तो बायस्ड हो गया ना, मैंने तो अनबायस्ड रहना है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि यार एविडेंस नहीं मिला, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गलत है? मैं ये भी नहीं कह सकता कि ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं एडवर्स ओपिनियन नहीं देता फिर। जिस वक़्त 1-2 चीज़ों के बारे में मुझे नहीं मिल रहा था एविडेंस और मेजर चीज़ों के बारे में मुझे मिल रहा था, मेजर चीज़ों के बारे में मुझे पता था कि यार वो ठीक है, उसके लिए एविडेंस मिल गया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मैंने क्या दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। लेकिन जिस वक़्त मुझे मेजॉरिटी चीज़ों के बारे में ही एविडेंस नहीं मिला और वो सिग्निफिकेंट भी था, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा यार मैं ओपिनियन ही नहीं देता अब। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ एज़ अ सच रिज़ाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता। मैं ये भी नहीं बताना चाहता क्या मैं नॉर्मल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बताना चाहता क्या मैं क्वालिफाइड दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बताना चाहता क्या मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बस किसी किस्म का ओपिनियन नहीं दे रहा। तो इस लफ्ज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैं आपको वही स्टोरी अगेन रिपीट करता हूँ कि जिस वक़्त ऑडिटर्स गए थे, मैं जो अपनी स्टोरी आपको बता रहा था कि जिस वक़्त ऑडिटर्स गए थे एक ऐसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए, जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा थे और फ्रॉड के ऑडिट के लिए वो गए थे। वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर फ्रॉड तक का ऑडिट उन्होंने करना था उस कंपनी का। लेकिन जिस जगह पे एविडेंस पड़ा था, उस जगह को जला दिया गया था। अब खुद ही वो जगह जली या किसी ने जलाया इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। लेकिन ऑडिटर्स को वो इनवॉइसेज़, वो एक्सपेंसेस की इनवॉइसेज़ वो सब कुछ तो नहीं मिल सका ना। तो उस केस में वो क्या था? अब वो मटीरियल बट नॉट परवेसिव तो नहीं था क्योंकि ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को वो चीज़ इम्पैक्ट करती थी। मटीरियल तो थी, साथ-साथ वो क्योंकि ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करती थी वो चीज़ क्योंकि वो एक्सपेंसेस की इनवॉइसेज़ जल गई, एविडेंस नहीं मिला। तो उस केस में ऑडिटर्स ने क्या किया? एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है? कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें किसी किस्म का ओपिनियन नहीं दे रहा। तुम जाओ इधर से। ना मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड है, ना एडवर्स है, ना नॉर्मल है। आई एम गिविंग यू नथिंग। मुझे मेरी फीस दो एंड गेट आउट ऑफ इट। दैट्स इट। अगेन इसको अगर रिपीट करें, ओपिनियन 2 किस्म के हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी अ मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? एक नॉर्मल ओपिनियन दे देना दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और वो अकॉर्डिंग टू आईएसएस या आईएएस प्रिपेयर्ड है। ठीक है? किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है उनके अंदर। अब दूसरा किस्म की क्या होती है? मॉडिफाई कर देना ओपिनियन को। मॉडिफाई किस केस में हो सकता है? 2 केसेस में ओपिनियन आपका मॉडिफाई हो सकता है। यहाँ पे आके आप पढ़ना शुरू करोगे। 2 कौन-कौन से केसेज़ हैं जिसके केस के अंदर ओपिनियन आपका मॉडिफाई हो सकता है? पहला केस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। दूसरा केस कि हमें एविडेंस नहीं मिला। अगर मिसस्टेटमेंट्स हैं तो उसके फर्दर आगे 2 चांसेस हैं कि वो मिसस्टेटमेंट जो है मटीरियल है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बस 1-2 जगह इम्पैक्ट है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका। तो उस केस में मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन दूँगा। फिर अगर दूसरे केस के अंदर मैं आ जाऊँ और बोलूँ कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तो हैं, लेकिन इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा जगह के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता है। 3, 4, 5, 6 जगहों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि मैं एक एडवर्स ओपिनियन दूँगा कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही खराब हैं। ठीक है? और अगर मैं आ जाऊँ फिर दूसरे ऑप्शन के ऊपर जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, तो वो कहलाता है हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। अब अगर मुझे एविडेंस नहीं मिला किसी 1-2 चीज़ों के लिए नहीं मिला, ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मिल गया, तो अगेन मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन होगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, हमें एविडेंस सारा कुछ मिला, लेकिन बस 1-2 चीज़ों के बारे में नहीं मिला। उसके बारे में हम लोग आपको डिटेल दे देते हैं अपनी रिपोर्ट में, लेकिन बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। अब भाई अगर एक ऑडिटर को ओपिनियन नहीं मिला, वो सिग्निफिकेंट भी था, साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं मिला, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? मैं ओपिनियन ही नहीं देता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, जाओ निकलो इधर से। पैसे दो एंड गेट लॉस्ट। उस केस को क्या बोलते हो आप? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना कि भाई वी आर नॉट गिविंग एन ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये होता है कि हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में एविडेंस नहीं मिला, इस वजह से हम लोग ओपिनियन नहीं दे सकते। हम लोग नहीं बता सकते क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। ये एक ओवरऑल छोटी-सी टेक्निकल ग्राफ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली मैं क्या समझ सकता हूँ कि यार हो सकता है आपको ये ग्राफ यहाँ से करना ये जो मैंने बनाया है, अगर ये आसान लगता है, ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसको यूज़ करें, स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें अपने पास, वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आप बुक पे आना चाहते हैं, बुक वाला ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, तो ये रहा भाई बुक वाला ग्राफ, आएँ, इसको यहाँ से देख लें। ये रहा वो ग्राफ, सिंपल वही वही बात है, मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। किस किस्म का ओपिनियन मॉडिफाइड होता है, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो नॉर्मल ओपिनियन हम लोग देते हैं।
ठीक है। अगर आपने ओपिनियन मॉडिफाई कर लिया तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो केसेस हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स है, या तो हम लोगों को एविडेंस नहीं मिला, और फर्दर उसके अंदर मटेरियल नॉट परवेसिव में क्वालिफाइड, मटेरियल परवेसिव के केस के अंदर रिवर्स ओपिनियन अगर मिस स्टेटमेंट्स हैं, अगर हमें एविडेंस नहीं मिला तो मटेरियल नॉट परवेसिव में क्वालिफाइड, और अगर अगेन हमें एविडेंस नहीं मिला और वो परवेसिव भी है साथ साथ, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बड़े मजे का ये कोर्स है। ये वाला जो टॉपिक था मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, बिकॉज ये बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। अगर आप सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करो, दीवारों को ऊंचा ऊंचा पढ़ाओ, तो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, ये था आपको ओपिनियन देने का तरीका। सही है। अब अगर मैं इसके एक क्वेश्चन पे आपको लेकर आऊं, which is a past question, मुझे वो खोल लेने दे काइंडली। पास्ट क्वेश्चन दिल्ली इनकॉर्पोरेशन है शायद। यस, आ जाओ। देखो भाई, यू हैव एस्टैब्लिश्ड थ्रू डिस्कशंस। अब क्वेश्चन इसका ये वाला, दिल्ली इनकॉर्पोरेशन अच्छा, हेलो। सो यार, इंटरनेट चला गया तो उस वजह से मैंने अभी अपना रिकनेक्ट किया। अच्छा, मैं कहाँ पे था कि देखो, डेली कॉर्पोरेशन का ये क्वेश्चन है। अगर इसकी तरफ आऊँ, पेज नंबर 87, 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल उसने ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसने कोई कुछ और चीज़ पूछी हुई है। इसकी बैक एंड की स्टोरी भी क्या है, खैर इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। मैं आपको ओवरऑल एक छोटी छोटी चीज़ समझाता हूँ। देखो, हुआ क्या है, इसके पीछे स्टोरी ये है कि गोइंग कंसर्न वाला मसला बना हुआ है। ठीक है, और गोइंग कंसर्न के ऊपर जो है, कंपनी कहती है कि हमने किसी किस्म के डिस्क्लोजर नहीं देने, हमारे कोई मसला आ रहा है, कल को हम लोग बंद हो जाएगी कंपनी, इस तरह के हम लोग डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। ओवरऑल एक स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी कंपनी की है कि कंपनी जो है कल को एक्सपेंड करना चाहती है अपने बिजनेस को, लेकिन करंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बताते हैं कि कंपनी को गोइंग कंसर्न का मसला है। अब कंपनी चाहती है कि कंपनी के ऑडिटर्स के साथ बहस चल रही है कि यार हम लोग एक गोइंग कंसर्न वाला इशू डिस्क्लोज नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्यों नहीं कर सकते? कि कल को हम लोगों को बैंक से जाके लोन्स लेने उस एक्सपेंशन के लिए, जो नया बिजनेस हम लोग शुरू करने लगे हैं। हमारे सप्लायर्स हमारे से पैसे ही तंग है, हम लोग पैसे उनको स्लो दे रहे हैं। अगर हमने गोइंग कंसर्न का इशू डिस्क्लोज कर दिया तो वो लोग पैसे एकदम से आके मांगना शुरू कर देंगे और पैसे कम हो जाएंगे हमारे पास। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम लोग गोइंग कंसर्न का इशू डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब ऑडिटर आगे ये कहता है, क्वेश्चन उसका ये है कि भाई, यूएस इफ यू हैव एस्टैब्लिश्ड थ्रू डिस्कशंस विद दिल्ली कॉर्पोरेशंस डायरेक्टर्स that they do not wish to disclose uncertainties over the going concern status of the company in the notes to the financial statements। यानी कि इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, जो डायरेक्टर्स हैं वो इस सब कुछ के बावजूद कि गोइंग कंसर्न का इशू है, वो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कल को उन्होंने एक्सपेंशन करनी है, नए बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जाना है, नई कंट्री में एक्सपेंड करना है, जिसकी वजह से उनको बैंक से लोन चाहिए होगा। और जब बैंक को पता चलेगा इनके गोइंग कंसर्न के इश्यूज है, तो वो ये सोचेगा कि यार हमें लोन वापस कैसे मिलेगा, तो वो लोन नहीं देंगे। फर्दर सप्लायर्स भागते भागते आएंगे, बोलेंगे हमारे पैसे हमें वापस दो। ठीक है, तो इस वजह से हम ये लोग चाहते हैं कि गोइंग कंसर्न का इशू डिस्क्लोज ना करें। ये बैक एंड क्वेश्चन का स्टोरी मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन क्या है आगे? क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस व्हाई द डायरेक्टर्स मे विश टू एक्सक्लूड दिस डिस्क्लोजर्स एंड इवैल्यूएट पॉसिबल इंप्लिकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, हम लोग इस पार्ट के ऊपर गौर कर रहे होंगे। ऊपर वाले पार्ट का मैंने आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया। वही रीजन कि कल को कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, इस वजह से वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहेगी, डायरेक्टर्स नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे, बिकॉज वो लोन लेना चाहेंगे। और अगर लोन लेना चाहेंगे और बैंक के पास जाएंगे गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर्स के साथ, तो वो बोलेंगे बैंक लोन नहीं देगा, चांसेस विल बी रिड्यूस्ड ऑफ अटेनिंग द लोन। फर्दर द सप्लायर्स विल कम बैक टू द कंपनी टू आस्क फॉर देयर uh, uh, to ask for their funds, as they will वो डरते, as they will be afraid that the company will go bankrupt and they will be unable to recover their debts। ठीक है, इस तरह की बात होगी। दो रीजंस आपने लिख दी। 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के लिए आप 3 मार्क्स, 3 3 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बड़े इजीली। अगर यहाँ पे आऊँ ना, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगी? देखो, उसने डायरेक्टली नहीं, उसने हमें सिर्फ ये बताया है कि देयर आर अनसर्टेनिटीज ओवर द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी, बस। ठीक है, उसने डायरेक्ट कोई इस तरह से चीज नहीं दी। अब ये डिस्क्लोजर हम लोगों को एट दिस स्टेज, एट ट्रिपल ए स्टेज, हमें कोई ये नहीं पता कि ये डिस्क्लोजर मटीरियल है एंड परवेसिव है, या फिर मटीरियल एंड परवेसिव नहीं है। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक चीज डिस्क्लोज नहीं हो रही।
ठीक है? तो ऑडिटर को एविडेंस तो मिल रहा है, इस पे कोई इश्यू नहीं है। इश्यू यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट आ रही है। मिस स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग डिस्क्लोज़र के अंदर गोइंग कंसर्न वाले इश्यूज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। तो 2 रीज़न्स हो सकती है, या तो वो मटीरियल एंड नॉन परवेसिव होगा, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और या तो अगर वो मटीरियल एंड परवेसिव है, तो फिर हम लोग एडवर्स ओपिनियन देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते, हम लोग ये चीज़ अभी तक नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, कि भाई क्या वो मटीरियल है एंड परवेसिव है या नहीं? मटीरियल तो है, सिग्निफिकेंट तो है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोज़र डालना सिग्निफिकेंट चीज़ तो है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो मटीरियल तो हो गया टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? आई एम सॉरी, अच्छा वो अब मटीरियल तो है ये चीज़, ठीक है? मैं क्या कह रहा था कि देखो ये चीज़ मटीरियल तो है डायरेक्टली। हमारे लिए मटीरियल तो है कि अगर डिस्क्लोज़र के अंदर हम लोग ये नहीं बता रहे कि गोइंग कंसर्न का इश्यू आ रहा है कंपनी को और हम लोग नहीं बताते, तो वो मटीरियली ओमिटेड तो है चीज़। मिस स्टेटमेंट तो आ रही है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट, लेकिन अब वो परवेसिव है या नहीं है परवेसिव? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफ़ेक्ट करती है या नहीं करती? ये चीज़ हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते। तो हम लोग अपना क्वेश्चन कैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे? पहले हम लोग उस क्वेश्चन एग्जामिनर को बताएँगे कि भाई द ऑडिटर्स शुड फर्स्ट ऑफ ऑल असेस वेदर द गिवन कंडीशन एंड द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ द गोइंग कंसर्न in the disclosures to the financial statements is pervasive or not pervasive to the financial statements. After the judgment of the auditors, the following should be performed. अब क्या क्या परफॉर्म करोगे? आप उसको बताओगे कि भाई देखो, अगर तो मटीरियल हेडिंग दे दो, मटीरियल बट नॉट परवेसिव हेडिंग दोगे और उसमें लिखो, इफ द इशू इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन द ऑडिटर शुड ओनली गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन एंड स्टेट दैट इस वजह से हम लोगों ने क्वालिफाइड ओपिनियन दी है कि वो डिस्क्लोजर नहीं दे रहे थे, ठीक है? छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपने दे दी। फर्दर अगर मैं आऊं, हेडिंग नंबर 2 दूंगा, मटीरियल एंड परवेसिव, इफ द गिवन इशू एंड द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द going concern uncertainty in the disclosure to the financial statements is material and pervasive to the financial statement, this would mean that all of the financial statements are affected by this issue, hence the auditors would give an adverse opinion, and फिर आप reason दे दोगे that because the issue was adversely that the issue was pervasive to the financial statements and was impacting the whole financial statements, hence the auditors would issue an adverse opinion. इस तरह से आप सिर्फ एक एग्जांपल दे दोगे उसको, एक रीजन दे दोगे उसको, ठीक है? अब ये रीज़निंग की बात मैंने क्यों की है, हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले जब हम लोग अपना टॉपिक समझ रहे होंगे, अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट वाला उसमें मैं समझाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। अगेन, अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर बोल भी देता है ना यहाँ पे कि वो परवेसिव भी है, तो डायरेक्ट आपकी सिचुएशन किधर आती है? ओपिनियन से उठ के आप आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, वहाँ से आप आते उठ के मटीरियल एंड परवेसिव की तरफ और एडवर्स ओपिनियन दे देते सीधा-सीधा, ठीक है? अगर वो कहता है कि दिस इज़ नॉट परवेसिव, तो फिर आपका ओपिनियन होता है क्वालिफाइड। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको टेक्नीक क्लियर है, तो क्वेश्चन के अंदर मटेरियल लिखना, कुछ लिखना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों बातों को अगर आप एक्सप्लेन करो ना इन स्टेप्स को, तो आपके मार्क्स पूरे हो जाते हैं बड़े ईज़िली, ठीक है? रीज़निंग अगर आपने देनी है तो सिनेरियो के साथ लिंक कर सकते हो बहुत ईज़िली, ठीक है? इसका आंसर आप पढ़ लेना, आंसर में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, मैंने किया हुआ है, मुझे याद है क्वेश्चन, आपको भी याद हो जाएगा जब आप 1-2 दफ़ा करोगे, ठीक है? लेकिन अगेन बैक एंड पे जो स्टोरी होती है वो सारी यही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला आपकी बैक एंड की स्टोरी पे, ठीक है? आते हैं हम लोग अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, व्हिच इज़ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है? अब आते हैं हम लोग ऑडिटर्स रिपोर्ट की तरफ आते हैं। अब अगर मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की तरफ आऊँ और मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, तो सिंपल सी चीज़ है यार, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ़ एक चीज़ हमेशा से याद रखनी है कि इसका एक स्ट्रक्चर ऑडिटर्स रिपोर्ट का। पेपर के अंदर क्वेश्चन हमेशा इसी तरह आएगा कि स्ट्रक्चर आपने गलत कर दिया, ऑडिटर रिपोर्ट को लिखा गलत तरीके से। अगर आप इसकी भी यहाँ पे थोड़ी-बहुत टेक्निकैलिटीज़ समझ जाते हो, तो बड़ा आसान हो जाता है समझना, ठीक है? अब यहाँ पे किस तरह से आपने सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, बाद में फिर आपने खुद से उसको देख लेना है कि भाई देख नहीं लेना, आपने उसको याद कर लेना है कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप लिखते हो टाइटल, टाइटल लिखते हो रिपोर्ट का, फिर उसके बाद आप देते हो एड्रेसी का नाम लिखते हो। एक्सप्लेन मैं एक-एक करके बाद में कर देता हूँ, पहले मैं एक चीज़ें लिख देता हूँ। फिर होता है ऑडिटर्स ओपिनियन, फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑडिटर्स ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर उसके बाद आपके पास आता है 4-5 नंबर के ऊपर कैम लिस्टेड एंटिटीज के लिए कैम, फिर उसके बाद आप लिखते हो 6 नंबर पे अदर इन्फॉर्मेशन,
इसके अंदर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें लिखती हैं, इनके अंदर हेडिंग दे के यही वाली पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद 8 नंबर पे आप लिखते हो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, 9th नंबर पे आप लिखते हो रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर 10th नंबर पे आप लिखते हो सिग्नेचर आ जाता है? नहीं, नेम ऑफ पार्टनर। 11 नंबर पे आता है सिग्नेचर। 12th नंबर पे आता है ऑडिटर्स एड्रेस एंड फिर आती है फाइनल डेट। ठीक है? ये आपकी होती है नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं तो अगेन ऑडिट रिपोर्ट भी 2 टाइप्स की होती है। पहली टाइप आपके पास होती है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और दूसरी टाइप होती है अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है? यानी कि जैसे ओपिनियन के अंदर 2 किस्म के ओपिनियन होते थे, या तो अनमॉडिफाइड होते था, जिसको हम लोग नॉर्मल ओपिनियन बोलते हैं, और फिर मॉडिफाइड ओपिनियन होता था जिसमें अंदर हम लोगों ने पूरी ये डिटेल पढ़ी। फिर अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट की तरफ मैं आऊँ तो वहाँ पे भी 2 टाइप्स की ऑडिटर रिपोर्ट होती हैं। ऑडिटर रिपोर्ट किस तरह से होती है कि भाई एक होती है मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट। मॉडिफाइड के लिए यहाँ पे पढ़ना बहुत आसान है, यहाँ पे इतना बड़ा कोई डायग्राम हम लोग नहीं पढ़ने लगे, बहुत ईज़ी होगा, ठीक है? या तो वो मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है और या तो फिर क्या होती है कि भाई अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होगी। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनमॉडिफाइड ऑडिटेड रिपोर्ट क्या चीज़ होती है। अनमॉडिफाइड ऑडिटेड रिपोर्ट यही होती है जो कि मैंने आपके सामने आपको दे दी है। उसका स्ट्रक्चर यही होता है। आप उसमें क्या लिखते हो कि भाई टाइटल लिखते हो, रिपोर्ट के लिए टाइटल लिखते हो ऑडिट रिपोर्ट अपॉन दिस कंपनीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड ब्ला, ब्ला, ब्ला। अगर इसकी फर्दर डिटेल में आपने जाना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं स्टडी टेक्स्ट में आ जाऊँ और ऑडिटर्स रिपोर्ट में आ जाऊँ तो ये देखो टाइटल के अंदर टू क्लियरली इंडिकेट द रिपोर्ट एज़ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी के अंदर क्या लिखते हो? टू आइडेंटिफाई द इंटेंडेड यूज़र। भाई जिस बंदे को आप रिपोर्ट दे रहे हो, उसको बताओ। ज़्यादातर रिपोर्ट किसको दे रहे होते हो? कंपनी के बोर्ड को दे रहे होते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप एड्रेस करते हो, ठीक है? फिर ऑडिटर्स ओपिनियन आ जाता है, जिसमें आप बताते हो हमारा ओपिनियन क्या था। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आ जाता है और उसमें रीज़न बताते हो कि हमने ओपिनियन जो दी है, अब वो क्यों दी? अब देखो नॉर्मली, अगर तो एक नॉर्मल ओपिनियन था ना, अगर एक नॉर्मल ओपिनियन था, यहाँ पे अगर आपने एक नॉर्मल ओपिनियन दिया हुआ है, तो इसका नाम यही रहेगा, ठीक है? ऑडिटर्स ओपिनियन रहेगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन रहेगा यहाँ पे। ये चेंज नहीं होने वाला। अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दी है, तो फिर यहाँ पे आप हेडिंग चेंज हो जाती है, इसका नाम हो जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, यहाँ पे यार नाम चेंज हो जाते हैं। अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दिया, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, जिसका होता है, यहाँ पे इस पैराग्राफ का नाम हो जाएगा एडवर्स ओपिनियन और यहाँ पे नीचे हो जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ठीक है? और अगर आपने दिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो फिर आप दोगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और नीचे दे दोगे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, ठीक है? यूँ दे दोगे। मतलब आपके ओपिनियन की बेसिस के ऊपर इन 2 पैराग्राफ्स के नाम चेंज होते रहते हैं। ये मैं हाइलाइट कर देता हूँ, इन 2 पैराग्राफ्स के नाम आपकी बेसिस के ऊपर, आपके ओपिनियन की बेसिस के ऊपर चेंज होते हैं। अगर एक नॉर्मल ओपिनियन दिया है तो इसका नाम यही रहेगा, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो नाम ये हो जाएगा, एडवर्स दिया तो नाम इस तरह से हो जाना है, डिस्क्लेमर दिया तो नाम फिर दोबारा चेंज हो जाना है, ठीक है? ये डिपेंड करते हैं कि आप ओपिनियन कैसा दे रहे हो। क्यों ऐसा है? देखो भाई, आपने एक नॉर्मल में अगर आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट दिखाऊँ तो ये देखो ये रहा, इसकी एक ऑडिटर्स रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये रही, ठीक है? इंडिपेंडेंट ये आपका टाइटल आ गया। अब यहाँ पे उसने डेट वगैरह नहीं दी हुई, टाइटल के बाद क्या चीज़ आती है? टाइटल के बाद एड्रेस ही आता है। एड्रेस ही यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ, ख़ैर। हम लोग फिर देखो ओपिनियन, हम लोगों ने नॉर्मल ओपिनियन अगर दिया तो उसका पैराग्राफ का नाम हम लोगों ने ओपिनियन ही दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यार हमारा ओपिनियन कैसे है, किस हिसाब से हमने ऑडिट किया, उसने ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। बेसिस फॉर ओपिनियन फिर नहीं चेंज हुआ। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, तो यहाँ पे नाम मैं चेंज कर दूँगा क्वालिफाइड ओपिनियन, ताकि अगर कोई यूज़र आके पढ़ता है, तो उसको सिर्फ़ यही चीज़ हेडिंग पढ़ के समझ आ जाए कि भाई एक क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया। उसको इतनी डिटेल में जाना भी ना पड़े। और यहाँ पे भी मैं नाम बदल दूँगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है? इस तरह से नाम चेंज होता रहता है। सेम इसी तरह अगर डिस्क्लेमर है तो नाम चेंज हो जाएगा। मतलब हेडिंग का नाम चेंज कर दो,
बीच में तो ऑब्वियसली लिखना जो भी होगा वो डिफरेंट लिखा जाएगा। अब लिखा बीच में क्या जाता है, इसको आप पढ़ने को इतना बड़ा नहीं, साथ-साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है? ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर आप क्या बता रहे होते हो कि यार हम लोगों ने ओपिनियन ये दिया है बेस्ड अपॉन आवर रीज़नेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही है, या मटीरियल एंड परवेसिव है। तो उस रीज़न के हिसाब से हम लोगों ने ये ओपिनियन दी है। हम लोगों ने जो ऑडिट किया था अकॉर्डिंग टू दीज़ स्टैंडर्ड्स किया था। बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर अब आप रीज़न्स बताते हो कि हम लोगों ने जो अपना ओपिनियन दिया है, अगर एक नॉर्मल ओपिनियन दिया है तो वो किस लिए दिया होगा? बिकॉज़ वी आर गिविंग अ रीज़नेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं। हम लोगों ने ऑडिट किया था एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल आईएफआरएस स्टेटमेंट्स वगैरह, आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, और इसके साथ बिल्कुल ठीक है, कंप्लायंट है, इस वजह से हमारा ओपिनियन है। अगर नहीं है कंप्लायंट तो या वो क्वालिफाइड होगा या वो एडवर्स होगा। रीज़न बता दो कि रेवेन्यू की वजह से हम लोगों ने क्वालिफाइड या एडवर्स दिया है। इस स्पेसिफिक चीज़ की वजह से दी है। डिस्क्लेमर क्यों दी है? हमें किस चीज़ के बारे में एविडेंस नहीं मिला था। ऐसे आपके ऑडिटर्स ओपिनियन के पैराग्राफ भी चेंज हो जाते हैं और बेसिस ऑफ ओपिनियन की भी। अब अगर तो एक लिस्टेड एंटिटी है तो कैम आ जाता है। व्हाट इज़ कैम? इसका मतलब होता है की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स। कैम अगर एक लिस्टेड कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो तो वहां पे सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे? डायरेक्टली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन आप लिखोगे की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर क्या चीज होती है? इधर आओ दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखो। की ऑडिट मैटर क्या होती है? ये रही कि वो चीजें, की ऑडिट मैटर में वो चीजें लिखी जाती हैं जो कि सिग्निफिकेंट था, जिसका ऑडिट करना मुश्किल था, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा था। मतलब मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू में ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा था तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा रिस्क मिला। तो उसको मैं कहाँ इंक्लूड करूंगा? कैम के अंदर इंक्लूड कर दूंगा कि भाई ये इस पोर्शन का ऑडिट करना मुश्किल था बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, यूजर को पता होना चाहिए। ऐसे पोर्शंस जहां पे मसले मसाइल ज्यादा थे, जहां पे रिस्क ज्यादा था, वहां पे आप एक्सप्लेन करते हो, वो कैम पैराग्राफ में डाल देते हो कि मसले मसाइल क्या थे, रिस्क क्या था और क्यों ज्यादा था। वही बात अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो उसने ये सब कुछ लिखा है। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? हम लोग तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करें, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ-साथ एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन की रिपोर्ट है, सीईओ की रिपोर्ट है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें होंगी। तो एक ऑडिटर बता देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि अदर इन्फॉर्मेशन रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की हाँ, मैंने पढ़ ली है और दे आर इन लाइन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या फिर अगर इन लाइन नहीं है तो बता दो कि दे आर नॉट इन लाइन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ इस चीज़ का है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है कि यार ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बना के दें इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस या आईएएस स्टैंडर्ड्स। ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। इस तरह की बातें करोगे। ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह वगैरह, यही सब कुछ। ठीक है। इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की जो वजह नहीं है वो ये है कि वो ये सब चीजें आपसे पेपर में नहीं पूछने लगा, वो ये सब आपसे नहीं लिखवाने वाला। रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कोई और लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई और लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि कंपनी उसको फॉलो करती है या नहीं करती, वो इस पैराग्राफ में आप बताओगे। पार्टनर का नाम आ जाएगा, फिर जो ऑडिट का लीड पार्टनर था उसका सिग्नेचर आ जाएगा, ऑडिटर का एड्रेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी, आपकी ऑडिटर रिपोर्ट खत्म। और ये कौन सी रिपोर्ट थी? एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थी। अब आते हैं हम लोग मॉडिफाइड रिपोर्ट के ऊपर। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ तीन चीजों की वजह से एक ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। पहली चीज यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन करूं, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से होती है। सबसे पहली चीज़, मुर्गा पैराग्राफ। मुर्गा क्या चीज़ होती है? मुर्गा वो होता है जो कि आप चिकन खाते हो रोज़ शाम को, रात को घर जाके घर पे क बाहर काम करने के बाद, उसको बोला जाता है मुर्गा, और यहाँ पे वही मेमोनिक है, मुर्गा पैराग्राफ। ठीक है? दूसरा होता है, अच्छा ये मुर्गा पैराग्राफ होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी रुको। मुर्गा पैराग्राफ के बाद आता है एम्फैसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है? फिर तीसरा आता है आपके पास अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब ये मुर्गा पैराग्राफ क्या चीज़ है? ये एम्फैसिस ऑफ मैटर क्या चीज़ है? ये अदर मैटर क्या चीज़ है? ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर रिपोर्ट की हम लोगों ने जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो लिखा है, ये कहाँ पे फ़ॉल कर रही होती हैं इसमें? ये किस पोज़ीशन पे आ रही होती हैं? क्योंकि याद रखना, ऑडिटर रिपोर्ट में क्वेश्चन्स के अंदर अक्सर क्या किया होगा, कैम को उठा के ये लोग यहाँ पे लेकर आए हुए होंगे, अदर इन्फॉर्मेशन को यहाँ नीचे लेके गए होंगे। वो भी गलत है। जब आप क्रिटिसाइज़ करोगे ऑडिटर रिपोर्ट को तो आप बताओगे भाई ये जो कैम इधर लिखा हुआ है ना नीचे, ये इसको इधर होना चाहिए था बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद।
ये जो बेसिस ऑफ ओपिनियन आपने ये अब ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि भाई हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया फिर भी पैराग्राफ का नाम ऑडिटर्स ओपिनियन लिखा, तो आप बताओगे भाई ये जो ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ का नाम लिखा गया है ना और अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है, ऑडिटर्स ओपिनियन का नाम भी चेंज हो जाना चाहिए क्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर नीचे बेसिस ऑफ ओपिनियन भी क्या हो जाना चाहिए, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, और डायरेक्टली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन कैम आ जाना चाहिए। इस तरह से गलतियां आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो मुर्गा पैराग्राफ है ये कहाँ पे आता है, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। जब देखो अनमॉडिफाइड थी तो यही रहेगी, जब मॉडिफाई होगी तो इन तीन चीजों ने भी तो उठ के इधर ही आ जाना है ना। या जरूरी तो नहीं है तीन चीजें एक साथ दे रहा हूँ, हो सकता है मैं सिर्फ मुर्गा पैराग्राफ डाल रहा हूँ, हो सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ डाल रहा हूँ, हो सकता है अदर मैटर डाल रहा हूँ। इन तीनों में से कोई भी चीज उठ के यहाँ पे आ जाए, कोई भी चीज इन तीनों में से या तीनों के तीनों आ जाए या दो आ जाए या कोई एक भी आ जाए, उस रिपोर्ट को बोला जाता है मॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक हो गया, मॉडिफाइड रिपोर्ट उसको बोला जाता है। अब ये तीन चीजों की पोजीशन क्या है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ये किस जगह पे आती है। सबसे पहली चीज, ऑडिटर्स रिपोर्ट के फुल बाद यानी कि ऑडिटर्स ओपिनियन और बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन के एकदम बाद आता है मुर्गा पैराग्राफ। यहां पे मुर्गा पैराग्राफ, यहां पे आपके पास मुर्गा पैराग्राफ आ रहा हो, इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास मुर्गा पैराग्राफ आता है। फिर इसके बाद एकदम नीचे अगर आपने इंक्लूड करना है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर इधर उठ के आ गया, और फिर अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा होता है आपके नेम से पहले यहाँ पे, अदर मैटर यहाँ पे आ रहा हो। होती क्या चीज़ है इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आते किधर है, इसकी पोज़ीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसकी पोज़ीशन को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ वन बाय वन, देखो लेट्स सपोज़ आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना था और मुर्गा पैराग्राफ नहीं इंक्लूड करना, छोड़ दो मुर्गा पैराग्राफ को, एम्फेसिस ऑफ मैटर किधर आएगा, डायरेक्टली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आ जाएगा उठ के। अगर अदर मैटर आएगा तो वो किधर उठ के आएगा, वो डायरेक्टली रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के बाद उठ के यहाँ पे आएगा। अगर इंक्लूड करना है, मुर्गा किधर आना है, अगर दोनों चीजें इंक्लूड करनी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड मुर्गा पैराग्राफ, तो पहले बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद मुर्गा पैराग्राफ के बारे में लिखोगे और उसके बाद लिखोगे आप एम्फेसिस ऑफ मैटर के बाद बारे में। ठीक है, अब ये मुर्गा पैराग्राफ क्या है, ये इसके अंदर ऑडिटर बताता है मटेरियल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, इसको बोला जाता है मुर्गा पैराग्राफ। कि भाई देयर इज अगर किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन एक ऑडिटर ने देनी है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि कंपनी की गोइंग कंसर्न पे कोई इशू है और आपने इस चीज पे फोकस रखना है, तो भाई ऑडिटर किस चीज के अंदर देगा, मुर्गा पैराग्राफ के अंदर वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी। मुर्गा पैराग्राफ इस चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। कोई भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बात है, कोई भी कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर फोरकास्ट में कोई इशू आ रहा है, उससे कोई रिलेटेड बात है, सीधा सीधा मुर्गा पैराग्राफ डालो और उसमें लिख दो। और अगर मुर्गा पैराग्राफ डाल दिया तो क्या हो गया, आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई है। फिर नॉर्मल रिपोर्ट के अंदर तो मुर्गा पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर ये चीजें आती नहीं थी, लेकिन अगर आप कोई भी चीज इन तीनों में से इंक्लूड कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। और उसकी पोजीशन क्या है, बेसिस ऑफ ओपिनियन के फौरन बाद, कि भाई मुर्गा पैराग्राफ में क्या चीज होती है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड किसी किस्म की अनसर्टेनिटी, कोई बात, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आप यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना चाहते हो एज एन ऑडिटर, वो यहाँ पे लिखोगे। फिर आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चीज है, मुर्गा पैराग्राफ यानी गोइंग कंसर्न का स्टेटस खराब होना एक दूसरी चीज है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी अदर इशू, एनी अदर इशू इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है, चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, फिर डिस्क्लोजर नोट्स है। इन सब के अंदर कोई और इशू जिसके ऊपर आप फोकस डालना चाहते हो, एक उसका एक यूजर का, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। अब की ऑडिट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप समझ गए हो ना भी सब कुछ, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यार देखो मेरी बात बताओ, हम लोगों ने की ऑडिट मैटर्स भी तो डाले ना, उसमें भी तो हमने बता दिया एक लिस्टेड कंपनी के बारे में कि यार देखो यहाँ यहाँ पे रिस्क ज्यादा थे। ठीक है, अब जो की ऑडिट मैटर्स के अंदर आप चीजें इंक्लूड कर रहे होते ना, वो रिस्क की सिचुएशन पे कर रहे होते हो, ऑडिट रिस्क जहां पे ज्यादा था उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो चीजें आ रही होती जहां पे आप यूजर्स को बता रहे होते हो कि यार ये जो चीज रिकॉर्ड हुई हुई है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये वाली अमाउंट्स है, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड इस वक्त दुनिया के अंदर ये मसले चल रहे हैं।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंपनी अभी आईएफआरएस 16 यूज़ कर रही है पुराना वाला। आईएफआरएस 16 लीजेस वाला यूज़ करती है पुराना, जो पहले था, जब आप कैपिटलाइज़ नहीं करते थे, ठीक है? और इस कंट्री में अभी तक ये चीज़ नहीं यूज़ होना शुरू हुई कि आईएफआरएस 16 यूज़ करो। आईएफआरएस 16 तो अभी नया-नया आया है ना। किसी कंट्री में है, किसी कंट्री में नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पूरी दुनिया आईएफआरएस 16 यूज़ कर रही है, सिर्फ़ ये खास कंपनी जो कि आईएफआरएस 16 नहीं यूज़ करती, लॉ भी इसको अलाउड करता है, हर एक चीज़ को अलाउ करती है कि बेशक ना यूज़ करो। उस बेसिस पे फिर भी आप क्या करोगे? एम्फैसिस ऑफ मैटर डाल दोगे कि भाई देखो पूरी दुनिया यूज़ करती है, लेकिन ये लोग नहीं करते। ठीक है? बाकी सब कुछ ठीक है, अलाउड है इनको इसलिए ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं करते, करना चाहिए इनको। अब वो की ऑडिट मैटर्स में तो नहीं आ सकता, कोई ऑडिट रिस्क तो नहीं था ना उसके अंदर। ठीक है? एम्फैसिस ऑफ मैटर मतलब कि मुर्गा पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेट करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ एनीथिंग रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कोई बात उससे रिलेटेड अगर आपने अब एज़ एन ऑडिटर करनी है, तो मुर्गा पैराग्राफ के अंदर करोगे। ठीक है? उसकी हेडिंग भी होगी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। एम्फैसिस ऑफ मैटर की हेडिंग भी एम्फैसिस ऑफ मैटर ही होगी और उसमें किस चीज़ की बात करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से रिलेटेड किसी किस्म का भी इश्यू हो, वो आपके एम्फैसिस ऑफ मैटर में आ जाता है। ठीक है? अब आ जाओ अदर मैटर में। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है। देखो, 3 चीज़ें थी ना जो कि हम लोगों ने डिस्कस की हैं अभी तक। गोइंग कंसर्न के लिए एक अलग पैराग्राफ बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ओवरऑल एक अलग पैराग्राफ बनाया। अब अदर मैटर किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी एम्फैसिस ऑफ मैटर में हो गया। गोइंग कंसर्न के लिए हो नहीं सकता, ऑलरेडी मुर्गा पैराग्राफ में हो गया। अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर आप बाहर की दुनिया की बात बताते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करती, गोइंग कंसर्न से रिलेट नहीं करती। इन दोनों के अलावा कोई भी बात अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके अंदर बताओगे। अब उसके अंदर देखो अदर इन्फॉर्मेशन की जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि अदर इन्फॉर्मेशन की बात मैं बताऊँगा या नहीं बताऊँगा? तो नहीं बताओगे। 1 मिनट काइंड अच्छा, उसके अंदर लिस्टेड एम्फैसिस ऑफ मैटर के अंदर आपने बता दिया किस चीज़ के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया आपने, अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों के हट के, ये जितनी भी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हो, इनके अलावा अगर आपने कोई भी बात बतानी है, तो किधर बताओगे? अदर मैटर पैराग्राफ बताओगे। अब अगर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर हर एक कंपनी, अगर मैं कहता हूँ ये लेट्स सपोज़ जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, वो किस चीज़ में काम करती है? होटल इंडस्ट्री में काम करती है। अब पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है कि होटल्स अपने बिज़नेसेस छोड़ के एयरबीएनबी के ऊपर अपने होटल रूम्स लगा रहे हैं, ठीक है? और ये कंपनी अभी तक नहीं कर रही है ऐसा कोई काम। तो आप अदर मैटर में सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ बता दोगे, यार देखो ये एक मार्केट वाइड इश्यू चल रहा है इस चीज़ का। ये एक मार्केट का इश्यू चल रहा है, ये कंपनी से रिलेट नहीं करता। एक मार्केट से रिलेट करता है, ठीक है? जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हो। ये एक्सटर्नल इश्यूज़ कंपनी कल को फेस कर सकती है। ये अपॉर्च्युनिटीज़ फेस कर सकती है, ये थ्रेट्स फेस कर सकती है। इस तरह के कोई भी इश्यूज़ जो कि बाकी कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रहे थे, लेकिन आपको लगता है एज़ एन ऑडिटर कि इस चीज़ को डिस्क्लोज़ होना चाहिए, तो कहाँ पे करोगे? अदर मैटर के अंदर करोगे। अगर ये 2 चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी, यानी कि दीज़ 2 प्लस दिस, अगर आपने ये डिस्क्लोज़ नहीं करनी, इनमें से कुछ नहीं करना, तो ये तो हो गई भाई आपकी एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक है? अभी आपकी एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें करनी है, तो क्या बन गई वो ऑटोमैटिकली आपकी एक मॉडिफाइड रिपोर्ट बन गई। इन तीनों में से कोई भी एक। इसकी पोज़ीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ़ एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट, ओपिनियन। पेपर वाइज़ वर्ड्स यूज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है। मैंने रिपोर्ट अब तो ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई है। ये चीज़ें क्या है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होना, मॉडिफाइड रिपोर्ट होना क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन होना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन होना क्या चीज़ है? ये तो समझ गए हो। आपकी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। तो आप किस तरह इसको बताओगे? पेपर के अंदर या फिर अगर आपको कहीं पे वर्ड यूज़ करना पड़ता है तो आप बोलोगे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट विद एन अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। किस तरह लिखोगे? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। ठीक है? ये लिखोगे इसके लिए। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी रिपोर्ट मॉडिफाइड है, लेकिन आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए? इसी को सब कुछ लिखोगे और बोलोगे कि यार मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन।
क्यों? आपकी रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाई हो गई है और आपका ओपिनियन जो है वो अभी तक अनमॉडिफाइड है। और अगर दोनों चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, मॉडिफाइड एंड ओपिनियन भी आपका मॉडिफाइड हो, तो उस केस के अंदर मॉडिफाइड रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, ठीक है? फिर आपका वर्डिंग इस तरह की हो जाती है। और अगर दो अगेन अगर मैं इधर आ जाऊँ, मैं इसको बोलूँ कि यार देखो, ये अनमॉडिफाइड है, रिपोर्ट अनमॉडिफाइड हो और आपका ऑडिट ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई हो जाए, तो उस केस के अंदर वर्डिंग क्या हो जाएगी? उस केस के अंदर आपकी वर्डिंग हो जाएगी अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन विथ मॉडिफाइड नहीं सॉरी अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। मैंने क्या कर दी है, यहाँ पे भी मॉडिफाइड आना है, ठीक है? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। ये वर्डिंग्स है थोड़ी-सी जो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है? ये लो। ठीक हो गया। ये आपका एक पूरा कोर्स था। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ऑडिटर्स रिपोर्ट का इस वक़्त। उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। अगेन इसको एक टेक्निकैलिटी समझ आ गई है ना कि भाई जिस वक़्त आपका ओपिनियन स मुश्किल चीज़ क्या है यार देखो, नॉर्मल आपको सिर्फ़ एक नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट पहले याद करनी है। नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? जो कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है। उसमें ये सब कुछ याद कर लो। ये चीज़ समझ लो कि यार जिस वक़्त मेरा ओपिनियन बदलेगा तो मेरे पैराग्राफ ऑडिटर ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ भी बदलते जाएँगे। उनकी हेडिंग बदलती जाएगी अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, ठीक है? ओपिनियन को यहाँ से समझ लो। फिर उसके बाद अगर आपने समझना है कि यार देखो कैम क्या होता है, की ऑडिट मैटर्स वो चीज़ें जहाँ पे ऑडिट रिस्क ज़्यादा था और सिर्फ़ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए इंक्लूड होता है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ये चीज़ नहीं डालोगे फिर आप, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा। फिर अगर मैं कहता हूँ कि यार देखो आपने रिपोर्ट मॉडिफ़ाई करनी है तो 3 चीज़ों की वज़ह से हो सकती है, ये 3 चीज़ें इंडिविजुअली पहले समझ लो, मुर्गा पैराग्राफ गोइंग कंसर्न के लिए, एम्फैसिस ऑफ मैटर ग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई भी और मसला गोइंग कंसर्न को छोड़ के उसके लिए और अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर सिर्फ़ वो चीज़ें आती हैं जो बाकी रिपोर्ट के अंदर नहीं आ रही होती और ऑडिटर चाहता है कि वो इंक्लूड करे। ठीक है? और अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो हमारी रिपोर्ट क्या हो जाती है, मॉडिफ़ाई हो जाती है। कोई एक भी इसमें से आ जाए, इसकी पोज़ीशन मुर्गा पैराग्राफ इमीडिएटली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड इमीडिएटली आफ्टर मुर्गा पैराग्राफ एम्फैसिस ऑफ मैटर। अगर मुर्गा पैराग्राफ आपने नहीं डाला हुआ बीच में, तो फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन के डायरेक्ट बाद एम्फैसिस ऑफ मैटर आ जाएगा। ठीक है? और अदर मैटर पैराग्राफ बिल्कुल फाइनल में आता है नेम ऑफ द पार्टनर से पहले या सिग्नेचर से पहले आप कह सकते हो, ठीक है? इन 2 चीज़ों से पहले आ रहा होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप टेक्निकैलिटीज़ समझ जाओ, बाकी इसके बारे में कुछ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसके क्वेश्चन पे आऊँ तो इसका क्वेश्चन है सही ब्रैडली के नाम से आता है पेपर के ये रहा, ब्रेयरली कॉर्पोरेशन के नाम से इसका क्वेश्चन है। किधर है क्वेश्चन? ये देखो, ये रहा। क्या कहता है भाई ये रहा क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ब्लैकमोर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा जी वही बात है, क्रिटिकली अप्रेज करो ऑडिटर्स रिपोर्ट को। आ जाओ ऊपर, क्रिटिकली अप्रेज करना शुरू करते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ब्लैकमोर ग्रुप लिस्टेड मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड ब्ला ब्ला ब्ला। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं लॉस ऑफ 2.2 मिलियन ब्ला 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 एंड टोटल एसेट्स ऑफ 14.1 मिलियन। मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यार ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर भी अगर हम लोग कोई इशू डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर, तो क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर, हम लोग उसमें बताते हैं मटेरियलिटी उसकी इतनी थी तो इस वजह से, तो मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। अब सबसे बड़ा इशू सबसे पहला आप मेरे बता दो भाई, क्या वो लिस्टेड है? अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, की ऑडिट मैटर्स तो आएगा। सही हो गया। आप मुझे पहले ये बताओ कि भाई ये क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ तो ठीक है आपने दे दिया। उसके बाद बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन किधर है? वो आपका मिसिंग है। पहला इश्यू मैंने निकाल लिया। दूसरा इश्यू, ये क्वालिफाइड ओपिनियन कैम से पहले क्यों आ रहा है? कैम के बाद क्यों आ रहा है? भाई पहले उसको बताओ क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए और उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन आना चाहिए। फिर तीसरी जगह पे क्या आएगा? ये लिखा हुआ है। डायरेक्ट अगर ये दोनों चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी तो डायरेक्ट क्या आएगा? कैम आ जाएगा। ठीक है? फिर कैम आएगा। दूसरा इश्यू मैंने निकाल दिया। अब इसको पढ़ना शुरू 3 इश्यू तो मैं 2 इश्यू तो सामने हम लोगों ने निकाल लिए। 2 मार्क्स आपके पूरे हो गए। मिनिमम 2 हो सकता है 3 मार्क्स भी पूरे हो, साढ़े 3 मार्क्स भी पूरे हो रहे हैं। 2 इश्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं इसके। ठीक है? क्या कहते हैं? की ऑडिट मैटर में कहता है द ग्रुप एंटर्ड इनटू अ स्ट्रक्चर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मटीरियल्स इन इट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द वैल्यूएशन ऑफ these unquoted instruments involved guesswork and is based on internal models divided by the group's finance director, Thomas Bolin. Mr. Bolin joined the group in 2018, and there is a significant mayhem and uncertainty involved in his evaluations as a result of its experience. As a result, the valuation of this contract was significant to our audit. ठीक लिखा हुआ है कि जहां पर रिस्क ज्यादा था उसके बारे में आपने कैम में एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है? अभी उस गलती की तरफ दोबारा नहीं जाना आपने कि भाई की ऑडिट मैटर्स बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आना चाहिए और बेसिस ऑफ ओपिनियन किधर गुम हुआ है आपका, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? वो हमने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है? कस्टमर लिक्विडेशन के बारे में क्या कहता है? इंक्लूडेड इन रिसीवेबल शोन ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एन अमाउंट ऑफ 287 ब्ला 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 फ्रॉम अ कस्टमर व्हिच हैज सीज्ड ट्रेडिंग ऑन द basis the group has no security for this debt. We believe that the group shall make full provision for impairment of 287, thereby reducing profit after taxation for the year and total assets as at 31 मार्च 2018 by that amount। मुझे यहाँ पे मुर्गा पैराग्राफ के अंदर ये आना चाहिए था, ये इधर क्यों आ रहा है कि भाई आपने कल को पैसे लेने थे, कैश फ्लो के इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, अब कल को आपको जो कैश आना था इतनी बड़ी अमाउंट का, आपका प्रॉफिट कितना है? एक मिनट, टोटल एसेट्स आपके 14.1 मिलियन के हैं, यहाँ वाला एसेट आपका 287 का है, कैलकुलेट कर लो, लेकिन आई कैन गारंटी इट इज मोर देन एटलीस्ट 5 to 10%। 1% से बहुत ऊपर है, मटीरियल है ये वाली अमाउंट। अगर मटीरियल है और डायरेक्ट परवेसिव भी मटीरियल है, ठीक है, पहली चीज तो ये है, तो उस केस के अंदर आप मुर्गा पैराग्राफ तो डालो ना इसके लिए, यहाँ पे मुर्गा पैराग्राफ डालोगे, कस्टमर लिक्विडेशन ये कैम के अंदर नहीं डालोगे, ये कल को कैश फ्लो इश्यूज बनाने लगा है। यहाँ पे आपका किस किस्म का ऑडिट रिस्क है? डायरेक्ट आपको पता है कि भाई वो बैड डेट हो गया, तो ऑडिट रिस्क तो ना रहा, मैंने तो बोला था कि कैम के अंदर ऑडिट रिस्क वाली चीजें इंक्लूड करोगे, तो मुर्गा पैराग्राफ डालो, बेसिस ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ के बाद आना चाहिए। अब इस पे आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक और इशू हमने वहां पे निकाल लिया, 3 इश्यूज हो गए। In our opinion, except for the effect on the financial statements of the matter described above, the financial statements have been properly prepared in all material respects in accordance with IFRS standard। भाई देखो मेरी बात सुनो, दोबारा से आपने रीजनिंग देनी है, इसको एक्सप्लेनेशन अच्छी सी प्रोवाइड करो। यू मस्ट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपने ओपिनियन अपना डिराइव किया। आप वो नहीं कर रहे, डायरेक्ट ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन दो और उसके बाद रीजनिंग बेसिस ऑफ ओपिनियन में दो। इसकी वजह से बताओ कि वो मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी वजह से हमारा ओपिनियन चेंज हुआ है, और फिर फर्दर मुर्गा पैराग्राफ दो, उसकी वजह से बताओ जो फ्यूचर आपके कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है? और फिर फर्दर आप एक और चीज़ भी बताओ कि भाई कैम जब आप शुरू करते हो तो डायरेक्टली इस तरह से नहीं शुरू कर देते, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना नहीं शुरू कर देते। पहले यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताओ तो सही ना, कि अंडरस्टैंडिंग तो दो व्हाट इज़ कैम, कैम के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। पहले आप ये बताओ कि भाई कैम इंक्लूड्स ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वर मटीरियल टू द ऑडिट एंड वेयर द ऑडिट रिस्क वाज़ हाई। इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो दो, डायरेक्ट तो आप नहीं बता सकते ना, ठीक है? मतलब 4-5 इश्यूज़ हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो क्या कहता है कि वी ड्रॉ आवर अटेंशन टू द लॉस बिफोर टैक्स ऑफ 2.2 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड द ग्रुप इज इन ब्रीच ऑफ लोन कवेनेंट्स विद इट की फाइनेंस प्रोवाइडर्स द मटेरियल अनसर्टेनिटी देयरफॉर। एम्फेसिस ऑफ मैटर में ये चीज़ क्यों इंक्लूड की हुई है? ये चीज़ एम्फेसिस ऑफ मैटर की तो नहीं थी, ये तो डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है पढ़ते हुए, गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यहाँ पे नहीं आएगा, इसको आप रिकमेंडेशन दोगे और बताओगे, मुर्गा पैराग्राफ की हेडिंग दे के नीचे बताओगे, ऑल द मैटर डिस्कस्ड इन द एम्फेसिस ऑफ मैटर इज़ अ मैटर फॉर द अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू द गोइंग कंसर्न, हेंस अब material uncertainty related to going concern paragraph should be included directly after the basis of opinion in which this matter should be discussed। बस emphasis of matter नहीं आएगा। फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला इशू पढ़ा कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में एक सेपरेट पैराग्राफ दो, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो, फिर अपना ओपिनियन दो, ये दूसरा इशू था। तीसरा इशू क्या था कि भाई बेसिस ऑफ ओपिनियन दो और उसके अंदर बेसिस ऑफ ओपिनियन में सारी चीज उठा के लिख दो, क्योंकि कस्टमर की लिक्विडेशन आपका एक ऑडिट रिस्क नहीं था, उसकी वजह से आपका ओपिनियन चेंज हो गया, तो वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में आना चाहिए। फर्दर उसकी मटीरियलिटी के बारे में बताओ कि क्यों वो मटीरियल था, कैसे आपका चेंज हुआ, बताओ कि वाज इट परवेसिव, वाज इट नॉट परवेसिव, बताओ कि भाई वो सिर्फ मटीरियल था, इस तरह से एक्सप्लेन करो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के पैराग्राफ के अंदर, उसका नाम भी आप बताओगे। साथ-साथ वैल्यूएशन की ऑडिट मैटर्स की एक्सप्लेनेशन भी दोगे आप। 4-5 इश्यूज़ तो हम लोगों ने निकाल के लिख दिए, हर एक इश्यू के लिए अगर ढाई-ढाई 3-3 मार्क्स से मिलता है, ये रहे आपके 12 मार्क्स पूरे हो गए। ठीक है? इतने आसान होते हैं। सिर्फ़ आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, ठीक है? रीज़न मेरे ना कराने की, इसके बहुत कम क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स के अंदर। मैं नहीं चाहता कि सारे क्वेश्चन्स वेस्ट कराऊँ खुद से लिखवा के, ठीक है? लिखवा मैं सकता हूँ ये, लेकिन आई वांट कि आप इसको खुद से, क्योंकि फाइनल कोर्स है, टाइम अभी है हमारे पास, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो। नहीं होता, पढ़ो पीछे से, फिर भी नहीं समझ आती, आस्क मी। आई विल कम बैक और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा फॉर द पर्पज़ कि यार आपको ये समझ आ जाए, ठीक है? लेकिन आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो कि यार किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। लेकिन मैंने आपको बता दी, हेडिंग देते जाओ, क्वालिफाइड ओपिनियन, डायरेक्ट इस तरह से नहीं इंक्लूड करते। क्वालिफाइड ओपिनियन की हेडिंग दो, उसको एक्सप्लेन करो कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन करो डायरेक्ट, फिर उसके बाद ओपिनियन दे सिर्फ उसमें, और सिर्फ उसके आगे किसी किस्म की हेडिंग नहीं दी जाती है।
ठीक है। फिर उसको बताओ बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन कस्टमर लिक्विडेशन का पैराग्राफ दो, बताओ कि यार दिस थिंग व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन द कस्टमर लिक्विडेशन इट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, रेदर इट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच आवर ओपिनियन वाज मॉडिफाइड, और वो बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर आना चाहिए। और प्लस उसके अंदर हम लोगों ने मटेरियलिटी भी देनी है, और उसको मटेरियलिटी कैलकुलेट करके बता दो ताकि यूजर्स को पता चले क्यों हम लोगों ने बताया, और साथ ये भी एक्सप्लेन करे कि भाई वेदर इट वाज परवेसिव और नॉट एंड हाउ इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर फर्दर फिर पॉइंट नंबर 3 के अंदर बताओ कि ऑडिट मैटर्स जो है वो आएगा हमारे पास मुर्गा पैराग्राफ के बाद, पहले नहीं आता कभी भी, पोजीशनिंग गलत हुई भी है, इस तरह की चीज़ें बताओ। मतलब बहुत आसान है करना, कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने की। ओवरऑल अगर आपने पूरा का पूरा ऑडिट समझ लिया है तो फिर ये करना बड़ा ईज़ी काम होता है, करना इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, ठीक है? ये था आपका कोर्स एंडेड, क्वेश्चंस एंडेड, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एंडेड। 2-3 दिन के बाद, अभी तो मैं नहीं अपलोड करूँगा, लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड हुए हुए हैं, या शायद 1-2 नहीं भी हुए हुए तो वो भी कर लूँगा, लेकिन दे विल नॉट बी अपलोडेड टुडे और टुमारो। लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएँगे फॉर पास्ट एग्ज़ाम्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे-जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करूँ, उस दिन आप बेशक वो लेक्चर ना सुनें, उससे अगले दिन सुनें। उस दिन आप बैठ के वो वाला क्वेश्चन पेपर जो कि मैं सॉल्व कराऊँगा, उसको बैठ के पहले सॉल्व करें एज़ अ टेस्ट, एंड देन जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो देन कंपेयर इट कि आपने क्या गलतियाँ की हुई हैं। ठीक है? इट इज़ अ रिक्वेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छी तैयारी करें, एंड सी यू इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस करवा रहा हूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।